नमस्कार साथियों, मैं सिकवाल सर एक बार पुणे आपका उदयपुर के सीजी स्टडी सेंटर पर भव्य अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बिल्कुल साथियों, जो भी शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले जो मेरे विद्यार्थी हैं, उनको अच्छे से पता है कि वर्तमान में सीजी स्टडी सेंटर पर मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी का दौर चल रहा है। तो बिल्कुल इसका आनंद लीजिएगा, इसका लाभ उठाइएगा। आज हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी 16 में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। कौन सा क्वेश्चन है तो देखिएगा, आपके मोबाइल की स्क्रीन पे पहला ही क्वेश्चन जबरदस्त है। बिल्कुल इस क्वेश्चन को पढ़िएगा और उत्तर तक पहुंचिएगा। शब्द क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन का पहला शब्द अधिगम और प्रशिक्षण का स्थानांतरण उस सीमा तक संभव होता है जहां तक नवीन और पुराने विषयों में समानता पाई जाती है। उपरोक्त विचार मुख्य समर्थक कौन है? थोड़ा वाक्य लंबा सा लग रहा होगा प्रश्न का, लेकिन ये पिछली भर्ती परीक्षा में आया हुआ सवाल है। वापिस सुनिएगा। अधिगम और प्रशिक्षण का स्थानांतरण उस सीमा तक संभव है जहां तक नवीन और पुराने विषयों में समानता पाई जाती है। इसके संदर्भ में यह विचार किसका है? क्या यह विचार थॉर्नडाइक का है, वुडवर्थ का है, सोरेनसन का है या जॉन डीवी का है? देखिएगा, पुराने और नवीन, पुराना ज्ञान और नवीन ज्ञान अर्थात समांतर को लेकर जिस व्यक्ति ने बात की वो व्यक्ति तो कौन है? थॉर्नडाइक। तो आंसर तो क्या हो गया? आपको मिल गया होगा, थॉर्नडाइक। अब आप सोच रहे हो वुडवर्थ क्यों गलत हो रहा है? क्योंकि वुडवर्थ ने अधिगम के सिद्धांतों में किसी तरह का कार्य नहीं किया। केवल इसमें केवल अधिगम में एक कथन जरूर कहा है वुडवर्थ ने, नवीन ज्ञान नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन है। तो वुडवर्थ तो केवल क्या कहता है? नवीन ज्ञान वे नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन है, प्रतिक्रियाओं का अर्जन है, यह बात कहता है। तो यहां पर अधिगम और प्रशिक्षण का स्थानांतरण उस सीमा तक संभव है जहां तक नवीन और पुराने विषयों में समानता की बात हो रही है। पुराने और नए विषयों में समानता की बात हो रही है। यहां पर समानता को लेकर क्या कहा गया? कुछ भी नहीं कहा गया। यह तो कह रहा है नवीन ज्ञान ही नवीन प्रतिक्रिया करने के लिए बाध्य करता है। तो यह विकल्प क्या हो गया? गलत। सोरेनसन ने अभिप्रेरणा के बारे में कहा, क्या कहा? अभिप्रेरणा अधिगम का आधार है। अभिप्रेरणा अधिगम का आधार है। अधिगम का क्या है? आधार। तो इस दृष्टि से ये सोरेनसन वाला कथन भी क्या हो गया साथियों? गलत हो गया। फिर यदि बात करें जॉन डीवी, तो जॉन डीवी एक शैक्षिक दार्शनिक था जिसने लोकतंत्रीय शिक्षा को लेकर काफी कहा और इसे लोकतंत्रीय शिक्षा का प्रतीक भी माना गया। तो ये लोकतंत्रीय शिक्षा को लेकर चर्चा करता है, लोकतांत्रिक या लोकतांत्रिक शिक्षा को लेकर। तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे आखिर जॉन डीवी क्यों गलत हुआ। और थॉर्नडाइक ही एक ऐसी शख्सियत थी, ये थॉर्नडाइक वही व्यक्ति है जो प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक है। कौन है? प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक है। मनोवैज्ञानिक के साथ ही इसे शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी कहते हैं। यही वो व्यक्ति है जिसने इस बात को कहा कि अधिगम और प्रशिक्षण का स्थानांतरण उस सीमा तक संभव होता है जहां तक नवीन और पुराने विषयों में समानता पाई जाती है। यह विचार था थॉर्नडाइक का विचार था, जिसे हम समरूपता के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, सादृश्यता के नाम से भी जानते हैं। तो आपको इस बात का आभास हो गया होगा साथियों, आखिर ए ऑप्शन क्यों सही हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस मत के अनुसार बच्चे सिर्फ अनुमंडन के द्वारा नहीं अपितु अन्य व्यक्तियों को देखकर अनुकरण करके सीखते हैं? लगाइए दिमाग अपना और उत्तर तक पहुंचिए। निम्न में से किस मत के अनुसार बच्चे सिर्फ अनुमंडन के द्वारा नहीं अपितु व्यक्तियों को देखकर और अनुकरण करके सीखते हैं? देखो, अनुमंडन की बात होती है तो ये प्रयास और त्रुटि में भी अनुमंडन की बात हुई, तो ये विकल्प होगा ही नहीं, क्योंकि ये तो केवल थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया सिद्धांत है और उद्दीपक अनुक्रिया को लेकर बात करता है। और उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में क्या होता है? अनुमंडन स्थापित होता है, तभी बच्चा सीखता है। और सूच की यदि बात करते हो तो ये
आकस्मिक सीखने की बात कह रहा, आकस्मिक अचानक सीखने की बात, तो ये विकल्प भी क्या है, नहीं होगा। अब आप सोच रहे हैं संबंधवाद, संबंधवाद का एक नाम व्यवहारवाद है, और जितने भी व्यवहारवादी है, यदि व्यवहारवाद की बात करते हैं, वो यंत्रमत को महत्व देते हैं। किसको महत्व देते हैं? यंत्रमत को महत्व देते हैं। तो आप ये सोच रहे हैं आखिर विकल्प आपके सामने कौन सा सही हो रहा है? सामाजिक, सामाजिकता को लेकर यदि बात करें, सामाजिक अधिगम के सिद्धांत को किसने दिया? बांडुरा ने दिया था। किसने दिया साथियों? बांडुरा ने दिया था। और उसी में इस बांडुरा ने ही अपने सिद्धांत में अनुकरण को महत्व दिया था। किसको महत्व दिया था? क्योंकि बालक अनुकरण के द्वारा सीखता, ये बात बांडुरा ने कही थी, जिसका समर्थन वाल्टर मोदे के द्वारा भी किया गया। तो डी विकल्प क्या हो रहा है? बिल्कुल सही हो रहा है, क्योंकि इसी विकल्प में अनुबंधन को इतना महत्व नहीं दिया, बल्कि अनुकरण को क्या दिया? महत्व दिया गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही जबरदस्त है, आप अच्छे से पता है। रॉबर्ट गेने ने अधिगम की कुल कितनी परिस्थितियां बताई? देखिएगा, नाम आ रहा आपके सामने रॉबर्ट गेने, और गेने ने एक पुस्तक लिखी थी। क्या लिखी थी? एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम था अधिगम की शर्तें। क्या नाम था? अधिगम की शर्तें। और इस अधिगम की शर्तें में इसने 8 शर्तें बताई। कितनी शर्तें बताई? 8 प्रकार की शर्तें बताई। 8 प्रकार की शर्तें। तो अब सोचिएगा, यहां पर सवाल क्या पूछा जा रहा है कि रॉबर्ट गेने ने कुल कितनी परिस्थितियां बताई, कितनी शर्तें बताई? तो 8। क्या इसमें ऑप्शन में 8 है? बिल्कुल 8 है। तो पहला ही विकल्प क्या हो गया? सही हो गया। 7 गलत हो गया, 10 गलत हो गया, और 5 भी गलत हो गया। अब 8 शर्तें कौन सी थी? संकेत अधिगम, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, श्रृंखला अधिगम, शाब्दिक अधिगम, बहुविवेदन अधिगम, प्रत्यय अधिगम, सिद्धांत अधिगम, और समस्या समाधान अधिगम। तो ये कितनी थी? 8 शर्तें जो मैंने बोलकर आपको बताई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, बच्चों के नैतिक निर्णय पुस्तक के रचनाकार कौन है? क्या हिलगार्ड है, जॉन डीवी है, या वाटसन है, या जीन पियाजे है? एक एक विकल्प पर चर्चा करेंगे। मात्र एकमात्र उदयपुर का सिरजी स्टडी सेंटर ही है जहां मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी पर हर विकल्प पर चर्चा होती है। देखिएगा, बच्चों के नैतिक निर्णय पुस्तक के रचनाकार कौन सी पुस्तक के? बच्चों के नैतिक निर्णय नामक पुस्तक किसने लिखी? देखिएगा, हिलगार्ड ने जो पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम है थ्योरीज ऑफ लर्निंग। क्या नाम है? थ्योरीज ऑफ लर्निंग पुस्तक के रचनाकार कौन है? हिलगार्ड। तो ये पहला विकल्प तो क्या हो गया? गलत हो गया। जॉन डीवी की यदि बात करें, तो जॉन डीवी ने जो पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का क्या नाम है? टेक्स्ट बुक ऑफ साइकोलॉजी। टेक्स्ट बुक ऑफ साइकोलॉजी। तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे, टेक्स्ट बुक ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक जॉन डीवी ने लिखी। तो यह विकल्प भी क्या हो गया? गलत हो गया। यदि आप मानते हो वाटसन, तो यह ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल गलत है। क्यों? वाटसन ने जिस पुस्तक के बारे में लिखा, वो था व्यवहारवाद। तो आपके सामने विकल्प क्या बचा साथियों? जीन पियाजे। तो जीन पियाजे ने जो पुस्तक है, वो बच्चों के नैतिक निर्णय लिखा। इसका मतलब ये बच्चों के नैतिक निर्णय जो पुस्तक है, बच्चों के नैतिक निर्णय, बच्चों के नैतिक निर्णय नामक पुस्तक जो लिखी गई, वो लिखी 1930 में लिखी गई। कब लिखी गई? 1930 में। ये किसने लिखी? ये जीन पियाजे ने लिखी। इसके अलावा जीन पियाजे ने बाल चिंतन की भाषा भी पुस्तक लिखी है। तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे, डी विकल्प क्या हो गया? बिल्कुल सही हो गया। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, पेडालॉजिकल सेमिनार
एक परपत्र होता है। क्या होता है? एक परपत्र होता है। ये पेडालॉजिकल सेमिनार जो परपत्र है साथियों, ये किसके द्वारा प्रकाशित है? क्वेश्चन ये पूछा गया। क्या इसका प्रकाशन एस्टनले हॉल ने किया, कुप्पूस्वामी ने किया, जॉन लॉक ने किया या वाटसन ने किया? हर विकल्प पर चर्चा कर रहे हैं। देखो, वाटसन ने व्यवहारवाद को लेकर कार्य किया, इसका मतलब पेडालॉजिकल परपत्र से इसका कोई लेना देना नहीं है। जॉन लॉक की यदि बात करें तो जॉन लॉक जो शख्सियत था जिसे हम टेबुला रासा के नाम से भी जानते हैं, और इस व्यक्ति ने, इस जॉन लॉक ने बालकों को लेकर या शिशु को लेकर कोरे कागज की कल्पना की है। कोरे कागज की कल्पना। तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे ये विकल्प भी क्या हो गया? गलत। कुप्पूस्वामी ने संवेगों के अंतर्गत कार्य किया, और संवेग यदि विचलित नहीं होते तो व्यक्ति अच्छे से समायोजित रह सकता है। तो आपके सामने कौन बचा? हॉल ही एक ऐसी शख्सियत थी जिसने पेडालॉजिकल सेमिनार पत्र का प्रकाशन किया था। तो आप समझ गए होंगे ये पत्र जो था पेडालॉजिकल सेमिनार पत्र, जिसमें बालकों के विकास को लेकर कुछ निबंध लिखे हुए थे। बाल विकास के क्या थे? बाल विकास के लेख थे। इसमें क्या थे? लेख छपे हुए थे। बाल विकास के लेख क्या थे? छपे हुए थे साथियों। तो आप समझ गए होंगे आखिर पेडालॉजिकल सेमिनार पत्र का प्रकाशन एस्टनले हॉल के द्वारा किया गया, जिसमें बालकों के विकास को लेकर कुछ निबंध होते थे, उसमें लेख प्रकाशित होते थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही जबरदस्त है। प्रथम बाल निर्देशन क्लिनिक किसने खोला था? पहला बाल निर्देशन क्लिनिक खोलने का श्रेय किसे दिया गया? थॉर्नडाइक को नहीं दिया गया, क्रोवेकरो को भी नहीं दिया गया, विलियम हिंडली को दिया गया, कुक को नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? विलियम हिंडली ने पहला बाल निर्देशन क्लिनिक खोला था। पहला बाल निर्देशन क्लिनिक कहां खोला था? यह अमेरिका में खोला था, और अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के अंतर्गत इसने चर्चा भी की थी। इसके अलावा शिकागो में यह स्थापित किया गया। तो कहने का मतलब यह प्रथम बाल निर्देशन जो क्लिनिक खोला गया, और यह निर्देशन क्लिनिक के बाद वर्तमान में हम विद्यालयों में जो कैरियर डे बनाते हैं ना, तो इस विलियम हिंडली की ही देन है साथियों। तो आप समझ गए होंगे ये सी विकल्प क्यों सही हो रहा है। लेकिन थॉर्नडाइक ने केवल क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान को लेकर कार्य किया। शिक्षा मनोविज्ञान को लेकर कार्य किया था, बाल विकास पर इसका इतना योगदान नहीं। क्रो एवं क्रो ने केवल 20वीं शताब्दी को शिशु शताब्दी कहा। 20वीं शताब्दी शिशु शताब्दी है या बालकों की शताब्दी है? यह बात किसने कही थी? ये क्रो ने कही थी। और विलियम हिंडली जो था इसने केवल प्ले शब्द को दिया था। प्ले शब्द को लेकर चर्चा की, तो आप समझ गए होंगे सी विकल्प क्या है? बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है। इनफैक्ट चाइल्ड डेवलपमेंट पुस्तक का संबंध है। इनफैंट चाइल्ड डेवलपमेंट पुस्तक का संबंध किससे है? इन्फेंट यानी शैशवावस्था का विकास, या शैशवावस्था में जो बच्चे हैं उनके विकास को लेकर बात हो रही है। तो इस पुस्तक के रचनाकार कौन है? देखिएगा, सिगमंड फ्राइड की पुस्तक का नाम तो टोटम टेबू है, और प्लेटो की पुस्तक का नाम रिपब्लिक है। तो ये दोनों ही विकल्प तो क्या हो गए? गलत हो गए। और जेम्स ड्रेवर की यदि बात करें तो मनोविज्ञान को व्यवहार का शुद्ध विज्ञान कहा था। शुद्ध विज्ञान है, यह बात कही। इसका मतलब यह विकल्प भी क्या हो गया? गलत।
तो एकमात्र कौन बचा? टेन नामक व्यक्ति बचा था जिसने इन्फेंट चाइल्ड डेवलपमेंट पुस्तक की रचना की। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही जबरदस्त है। प्रथम बाल गृह की स्थापना कब हुई? पहला बाल गृह या प्रथम बाल गृह कहां स्थापित हुआ, कब स्थापित हुआ, किसने किया? देखिएगा, प्रथम बाल गृह की यदि बात करें तो प्रथम विकल्प है 1920, जो गलत हो रहा है। क्यों गलत हो रहा है? क्योंकि 1920 में शिक्षा मनोविज्ञान का स्पष्ट स्वरूप आया था। और स्पष्ट स्वरूप कौन लेकर आए थे? लेकर आने वालों में थॉर्नडाइक का नाम, इसके अलावा जड़ का नाम, इसके अलावा टर्मन का नाम, इसके अलावा स्टनले हॉल का नाम, इसके अलावा फ्रोबेल का नाम आता है। तो समझ गए होंगे 1920 में बाल गृह, प्रथम बाल गृह स्थापित नहीं हुआ था। यदि आप सोच रहे हैं प्रथम बाल गृह 1830 में हुआ क्या, तो यह विकल्प भी क्या हो गया? गलत हो गया। क्योंकि 1830 में एक व्यक्ति हुआ है लुई ब्रेल। क्या नाम है? लुई ब्रेल ने ब्रेल पद्धति दी थी। ब्रेल पद्धति दी थी। और ये ब्रेल पद्धति जो दी थी, ये किसके लिए थे? अंधे बालकों को पढ़ाने में काम आती थी। अंधे बालकों को पढ़ाने में उपयोगी थी। क्या थी? उपयोगी थी। तो 1830 का विकल्प भी क्या हो गया साथियों? गलत हो गया। 1905 की यदि बात करें तो 1905 का विकल्प भी क्या गलत है? क्यों है? प्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण हुआ। प्रथम बुद्धि परीक्षण निर्मित हुआ था। बुद्धि परीक्षण किसके नेतृत्व में हुआ था? एक तो है बीने और एक है साइमन। और पहला बुद्धि परीक्षण 1905 में बना, जो कि शुरुआत में फ्रेंच भाषा में था। क्लियर यहां तक? तो आपका विकल्प जो सही है वो 1887 बिल्कुल सही माना जाएगा। और 1887 में ही प्रथम बाल गृह या सुधार गृह की स्थापना हुई। और यह पहला सुधार गृह अमेरिका के कौन सा शहर था? न्यूयॉर्क शहर में स्थापित हुआ था, जो बालकों के सुधार को लेकर या उनके निदानात्मक परीक्षण को लेकर यहां पर चर्चा होती थी। तो चलिएगा, डी विकल्प क्यों सही हुआ आपको पता हो गया होगा। इसका सही होने का कारण डी क्या है? बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 9, साइकोलॉजिकल टाइप पुस्तक के रचनाकार, थोड़ा पेन भी चेंज कर लेते हैं साथियों। साइकोलॉजिकल टाइप मनोविज्ञान के प्रकार पुस्तक के रचनाकार कौन है? नीचे से शुरुआत करते हैं। थॉर्नडाइक नहीं है। थॉर्नडाइक ने एनिमल इंटेलिजेंसी और शिक्षा मनोविज्ञान पुस्तक लिखी थी। तो शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध तो किससे है? इसका संबंध थॉर्नडाइक से है। और एनिमल इंटेलिजेंसी का भी संबंध किससे? थॉर्नडाइक से। इसलिए डी विकल्प तो क्या हो गया? गलत। जीन पियाजे की यदि बात करो तो जीन पियाजे ने साइकोलॉजिकल टाइप पुस्तक नहीं लिखी है। तो जीन पियाजे ने क्या लिखा है? एक तो किताब लिखी बाल चिंतन की भाषा, और फिर एक किताब लिखी संसार के बच्चों के विचार, फिर लिखी
बच्चों के नैतिक निर्णय। तो जीन पियाजे की कितनी किताबें हो गई? 3 किताबें हो गई। बाल चिंतन की भाषा, संसार के बच्चों के विचार और बच्चों के नैतिक निर्णय। अब हम बात करते हैं क्या फॉर कथन फ्राइड ने किताब लिखी? तो देखिएगा, फ्राइड ने साइकोलॉजिकल टाइप पुस्तक नहीं लिखी है। फ्राइड की किताब का नाम था, पहली किताब तो लिखी टोटम टेबू। दूसरी किताब की यदि बात करें तो इसने लिखी एवरीडे। क्या लिखा है? एवरीडे लाइफ इन साइकोलॉजी। एवरीडे लाइफ इन साइकोलॉजी, जीवन का प्रत्येक दिन ही क्या है? मनोविज्ञान है। तो आप समझ गए होंगे विकल्प के रूप में उत्तर क्या हो गया? जुंग बिल्कुल सही हो गया। ये ए ऑप्शन सही है। इसी में साइकोलॉजिकल टाइप पुस्तक के रचनाकार कौन है? जुंग है, जिसने विश्लेषणात्मक सिद्धांत को दिया था। कौन सा सिद्धांत दिया था? जुंग ने विश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था। मनोविश्लेषण तो सिगमंड फ्राइड ने दिया था, और विश्लेषणात्मक सिद्धांत का संबंध किससे है? इसे जुंग से है। इसी ने ही साइकोलॉजिकल टाइप नामक पुस्तक को लिखा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा सकता है। फ्राइड के अनुसार मस्तिष्क में अचेतन मन का कुल भाग कितना होता है? देखिएगा, चेतन मन का कुल भाग तो 1/10 है, तो ये तो हो गया चेतन मन। और 3/4 की भी बात करते विकल्प होता ही नहीं, 10/3 का भी विकल्प होता नहीं, तो विकल्प क्या बचा? 9/10। ये अचेतन मन में मस्तिष्क का कुल भाग। कौन से? अचेतन मन में मस्तिष्क। तो कहने का मतलब अचेतन मन में यदि बात कर रहे हैं कि मस्तिष्क में अचेतन मन का कुल भाग, तो मस्तिष्क में अचेतन मन का कुल भाग कितना बताया? 9/10। और मस्तिष्क में चेतन मन का कुल भाग कितना बताया? 1/10। और इस अचेतन मन की तुलना सिगमंड फ्राइड ने किससे की है? पानी में तैरते हुए बर्फ के टुकड़े से की है। किससे की है? बर्फ के टुकड़े से। तो आप समझ गए होंगे आखिर 9/10 विकल्प क्यों सही हुआ। तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे सी विकल्प क्या हो गया? सही। चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, शारीरिक शिक्षा में व्यक्तित्व का विकास किसके तहत होता है? बहुत ही जबरदस्त है। फिजिकल एजुकेशन में या शारीरिक शिक्षा में पर्सनालिटी का विकास किसके तहत होता है? क्या मानवतावाद के तहत होता है? नहीं होता। यहां पर मानवीय दृष्टिकोण की बात हो रही है। मानवीय दृष्टिकोण, तो मानवतावाद में तो मानवीय दृष्टिकोण का उल्लेख होता है, प्रकृतिवाद भी नहीं होगा, क्योंकि यह प्राकृतिक सौंदर्य को लेकर चर्चा हो रही है। प्राकृतिक सौंदर्य की बात को लेकर चर्चा होती है, तो यह भी नहीं है। व्यवहारवाद जो कि केवल रटंत पर आधारित है, तो इसमें भी व्यक्तित्व को लेकर कोई भी चर्चा नहीं है। तो शारीरिक शिक्षा में आदर्शवाद व्यक्तित्व के विकास को लेकर चर्चा करता है। तो डी विकल्प क्या हो गया? बिल्कुल सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, कोई भी दो व्यक्तियों का परस्पर एक सा ना होना क्या कहलाता है? बहुत ही जबरदस्त है साथियों, ध्यान से पढ़िएगा। कोई भी दो व्यक्ति परस्पर एक दूसरे से अलग दिखाई देते हैं, इसका मतलब क्या है? क्या इसका मतलब सामाजिकता है इसलिए वो अलग दिखाई देते? नहीं है। क्या इसका मतलब दोनों में समायोजन नहीं है इसलिए एक दूसरे से अलग दिखाई देते? नहीं है। क्या दोनों में अलगाववाद की समस्या है? नहीं है। तो
एक दूसरे से अलग दिखाई देना किसका प्रतीक है? व्यक्तिक विभिन्नता का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? व्यक्तिक विभिन्नता का प्रतीक है। और इस व्यक्तिक विभिन्नता को लेकर कार्य किसने किया? गाल्टन ने कार्य किया था। तो व्यक्तिक विभिन्नता शब्द किसने दिया? गाल्टन ने दिया। कब दिया? 1879 में दिया। तो आखिर बी विकल्प क्यों सही है आपको बता चुका हूं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही लाजवाब के साथ ये जबरदस्त क्वेश्चन आपके मोबाइल की स्क्रीन की पटल पर देखिएगा। बाल विकास का जनक किसे बताया गया? फटाफट उत्तर दीजिए साथियों, फटाफट। बाल विकास का जनक है कौन? यदि उत्तर दे रहे हो अरस्तु तो ये बिल्कुल बिल्कुल गलत है। अरस्तु मनोविज्ञान का जनक है। मनोविज्ञान का जनक है साथियों। यदि आप उत्तर देते हो विलियम वुंट तो यह भी गलत है, क्योंकि यह तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का क्या है? जनक है। यदि उत्तर देते हो मैकडूगल तो यह विकल्प भी गलत है, क्योंकि मूल प्रवृत्ति का जनक है। तब आपके सामने क्या बता? बाल विकास का जनक कौन है? ये स्टेनले हॉल को बाल विकास का जनक कहा गया। और बाल मनोविज्ञान का जनक कौन है? पेस्टालोजी है। तो दो यहां आंसर आपके सामने। तो हॉल है ऑप्शन में, इसलिए बाल विकास का जनक तो कौन हो गया? हॉल। यदि यहां प्रश्न पूछा जाता कि बाल मनोविज्ञान का जनक कौन है, तब आंसर होता पेस्टालोजी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। सुपर के अनुसार रुचि के प्रकार। एक सुपर नाम का बहुत ही जबरदस्त मनोवैज्ञानिक हुआ है, जिसने रुचि के 3 प्रकार बताए हैं। देखिएगा, सुपर के अनुसार रुचि के प्रकार। रुचि के क्या है? प्रकार। देखिए सुपर ने रुचि के कितने प्रकार बताए। यदि इन 3 के अलावा और कोई होगा वो अलग होता जाएगा। तो सुपर ने पहला रुचि का पहला प्रकार बताया था, परीक्षित रुचि बताया था। परीक्षित रुचि ये पहला प्रकार था। तो आप समझ गए होंगे, ये ऑप्शन में तो है। फिर यदि बात करें दूसरा प्रकार, इसने क्या बताया था? दूसरा प्रकार इसने बताया था परपत्र रुचि। क्या बताया था? परपत्र रुचि। तो ये विकल्प भी क्या है? तीसरा प्रकार इसने बताया था केवल क्या है? अभिव्यक्त रुचि परपत्र बताया। तो ये है क्या? बिल्कुल है, तीनों है। इसका मतलब विकल्प कौन सा सही हो रहा है? सभी क्या हो रहा है? सही। तो यहां तीनों ही विकल्प दे दिए गए। सुपर के अनुसार रुचि के प्रकारों का उल्लेख हुआ है, इसे ही हम रुचि के प्रपत्रों का उल्लेख भी मान लेते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। रुचि को गत्यात्मक प्रवृत्ति किसने बताया है? रुचि को गतिशील प्रवृत्ति किसने बताया है? देखिएगा, रुचि को गत्यात्मक प्रवृत्ति की यदि हम बात करते हैं तो पहला ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल गलत है। फिर आप सोच रहे हैं रुचि को गत्यात्मक प्रवृत्ति क्या रोस ने बताया? तो यह भी गलत है। यदि आप सोचते हैं करो एंड करो, तो यह विकल्प क्या हो गया? गलत। तो रुचि को गत्यात्मक कहने का श्रेय किसे दिया गया? गत्यात्मक कहने का श्रेय जेम्स डेवर को दिया गया। अब आप सोच रहे हैं करो एंड करो और ये रॉस क्यों है?
क्योंकि रोस ने रुचि को लेकर बात नहीं की, इसने तो बाल्य अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल का, मिथ्या परिपक्वता का काल काल बताया है। यदि आप सोच रहे हैं तो क्रो क्यों गलत हुआ, इसने केवल अधिगम में एक बात कही, आदत ज्ञान वे अभिवृत्ति का अर्जन, अभिवृत्ति का अर्जन, तो ये विकल्प भी क्या हो गया, गलत। बंकी गम की यदि हम बात करते हैं तो इसने मनोवृत्ति को लेकर भी कथन का और धारणा पर आधारित प्रवृत्ति का उल्लेख किया है। धारणा पर आधारित प्रवृत्ति। तो अब आप समझ गए होंगे आखिर विकल्प क्या हो गया, बी बिल्कुल क्या हो गया, एकदम सही हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, संपर्त्य उपलब्धि प्रतिमान के मुख्य प्रवर्तक कौन है। संपर्त्य यानी कॉन्सेप्ट और उपलब्धि आपकी एबिलिटी या योग्यता है। क्या इसका संबंध वुडवर्थ से है, तो नहीं है। वुडवर्थ का संबंध पर्सनावली विधि से होता है। देखिए प्रत्येक विकल्प पर चर्चा करके उत्तर तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। प्याजे की बात करें तो नहीं है, इसका संबंध संज्ञानात्मक विकास पे है। आसुदेव की बात करें तो यह भी विकल्प गलत है, इसका संबंध अग्रिम संगठन प्रतिमान से है, मॉडल से है। तो आपको समझ में आ गया आपका विकल्प कौन सा सही हो गया, यह ब्रूनर सही है। ब्रूनर नहीं, संपर्त्य उपलब्धि प्रतिमान को दिया था। तो सी विकल्प क्या हो गया साथियों, बिल्कुल सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समझ में आ रहा होगा आपको, हर बिंदु बार हमने क्या कर रहे, चर्चा कर रहे। क्वेश्चन नंबर 17, शब्द आया जन्मजात और अर्जित प्रेरकों का वर्गीकरण किसने किया। देखिएगा जन्मजात और अर्जित प्रेरकों के वर्गीकरण की बात हो रही। चलो थोड़ा सा पानी भी पी लेते हैं और फिर चर्चा करते हैं इन जन्मजात और अर्जित प्रेरक को लेकर किसने बात कही। देखिएगा जन्मजात और अर्जित प्रेरकों की यदि बात करें, यहां सवाल प्रेरकों के वर्गीकरण से है। देखिए प्रेरकों का, किनका, प्रेरकों का वर्गीकरण। प्रेरकों के वर्गीकरण की यदि बात करें तो 3 व्यक्तियों ने प्रेरकों का वर्गीकरण किया था। किसने, 3 व्यक्तियों ने। एक तो आपके आ गया सबसे पहला इब्राहिम मैस्लो, दूसरा आ गया थॉमसन, तीसरा आ गया गेरट। तो 3 व्यक्तियों ने क्या किया, अभिप्रेरकों का क्या किया, वर्गीकरण। यह वर्गीकरण से पूछा हुआ सवाल है। इब्राहिम मैस्लो ने 2 प्रकार बताए। एक तो बताया जन्मजात जो जन्म से है, एक बताया अर्जित। तो प्रश्न क्या पूछ रहा है, बिल्कुल जन्मजात अर्जित क्या मैस्लो शब्द दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है। तो विकल्प कौन सा सही हो रहा है, उत्तर तक आप पहुंच गए होंगे, डी सही है। अब थॉमसन और गेरट क्यों गलत हो रहे, क्योंकि थॉमसन ने एक वर्गीकरण किया था स्वाभाविक और दूसरा वर्गीकरण किया था
केवल दिखावटी के रूप में करते। गेरट ने 3 वर्गीकरण किए थे। पहला नाम आता है जैविक, दूसरा नाम आता है सामाजिक और तीसरा नाम आता है मनोवैज्ञानिक। तो ये प्रेरकों का वर्गीकरण किसने किया था? 3। ये आपके गेरट ने किया था। किसने किया था? गेरट ने किया था। तो ये विकल्प क्यों गलत हो रहे कि थॉमसन ने तो स्वाभाविक और कृत्रिम बताया, गेरट ने जैविक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक बताया। गेरट ने किसी प्रकार का वर्गीकरण नहीं किया, इसलिए डी विकल्प क्या हो गया? सही हो गया, क्योंकि जन्मजात वर्जित प्रेरकों का संबंध इब्राहिम मैस्लो से है। चलिए आगे की ओर। 18वां क्वेश्चन, वो भी जबरदस्त साथियों। क्या कहता है 18वां क्वेश्चन? बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। यह कथन किसने कहा? बाल्यावस्था जीवन का क्या है? अनोखा काल है। इस कथन के प्रतिपादक कौन है? तो देखिएगा, क्रो एंड क्रो होगा नहीं, क्योंकि क्रो एंड क्रो ने 20वीं शताब्दी को 6वीं शताब्दी कहकर चुप हो गया। सिगमंड फ्राइड भी होगा नहीं, क्योंकि सिगमंड फ्राइड ने जीवन के पहले 4-5 वर्षों में बालक भावी जीवन की नींव, इस तरह के कई तरह के कथन इसने बोले होंगे। तो कथन कौन सा हो गया? कॉल ब्रूस ने यह कहा बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। रॉस इसलिए नहीं होगा, रॉस ने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कह दिया। मिथ्या परिपक्वता का काल यानी झूठ की अवस्था बता दी। तो सी विकल्प क्या हो गया? बिल्कुल सही हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 बिल्कुल आपको समझ में आ रहा है। 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है। हर प्रश्न में मैंने इसका उल्लेख किया, तो डायरेक्ट उत्तर दीजिए साथियों। 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी किसने कहा? क्रो एंड क्रो ने कहा। गुड एनफ ने क्या कहा? 5 वर्ष की अवस्था मस्तिष्क के लिए क्या है? ग्रहणशीलता की अवस्था होती। तो ये होगा नहीं। वेलेंटाइन ने सीखने का आदर्श काल कहा शेषावस्था को। जैन मेयर जो पहले व्यक्ति थे जिसने संवेगात्मक बुद्धि को लेकर बात कही, तो संवेगात्मक बुद्धि शब्द किसने दिया? संवेगात्मक बुद्धि शब्द जॉन मेयर और पीटर सेलावे के द्वारा दिया गया। तो आप समझ गए होंगे 20वीं का विकल्प कौन सा सही है। 19 क्वेश्चन नंबर 19 का पहला विकल्प सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 20, वास्तविक स्थिति का सिद्धांत किसने दिया? जो हकीकत की बात करते हैं। बिल्कुल छाई भी आ गई है मेरे साथ। बिल्कुल छाई पर बार बार ध्यान जा रहा है मेरा, क्योंकि छाई आने के बाद मानव की प्रकृति होती है, उसका ध्यान भंग हो जाता है। तो कब को भी उठा लेता हूं, थोड़ा आप भी पी लीजिएगा मेरे साथ और आनंद के साथ देखिएगा। वास्तविक स्थिति का सिद्धांत देखिएगा, हल ने वास्तविक स्थिति को लेकर कार्य नहीं किया, क्योंकि हल ने तो केवल क्या कहा? पुनर्बलन को लेकर बात कही थी, पुनर्बलन को लेकर। तो ये विकल्प होगा नहीं। कुर्तलेवन की बात कर रहे हो तो यह भी नहीं है, केवल इसने सत्यवाद को लेकर बात कही। यदि एरिक्सन की बात कर रहे हो तो उपलब्धि अभिप्रेरणा में इसने कार्य किया। किस पर? उपलब्धि अभिप्रेरणा को लेकर। तो यह विकल्प भी क्या हो गया? यह भी गलत हो गया। तो वास्तविकता को लेकर कार्य करने का श्रेय किसको दिया गया? सूच के सिद्धांत को दिया गया, जो कि कोलर के द्वारा है। तो डी विकल्प क्या हो गया? बिल्कुल सही हो गया। तो साथियों, आज जो मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी का दौर मैंने चलाया था, बिल्कुल लाजवाब क्वेश्चन थे। हो सकता संभव थे जो भी मेरे भाई बहन, जो भी मेरे साथीगण हैं, जो भी मेरे अनुज है, अग्रज है, जो तैयारी कर रहे हैं शिक्षक भर्ती को, रियली कह रहा हूं साथियों, आप मन लगाकर पढ़िएगा। बिल्कुल मनोविज्ञान के हर कॉन्सेप्ट पर भी मैं चर्चा करूंगा। अभी तो मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी का दौर चल रहा है, जिससे आप अपना स्वयं का आंकलन कर सकते हो कि अब तक आपने क्या पढ़ा है। आप खुद का मूल्यांकन खुद कर सकते हो। बिल्कुल उदयपुर की सर्जी स्टडी ही सेंटर ही एक ऐसा मात्र है
जहां मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी का दौर निरंतर चलायमान रखा जाएगा और चल रहा है। किसी भी साथियों को किसी भी प्रश्न को लेकर यदि कोई भी चर्चा करनी हो तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों उनके लिए मैं सदैव उपलब्ध रहूंगा। अगले वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे। तब तक साथियों आप चाय का भी आनंद लीजिएगा, आप अपना ख्याल भी रखिएगा और निरंतर पूर्ण मन और तन और जो भी आपके पास है उसको न्यायोचित तरीके से एकाग्रचित होकर निरंतर अध्ययन कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।